मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। वेलकम टू माय चैनल सिविल सर्विसेज टारगेट। तो आज हम सोलर सिस्टम स्टार्ट करेंगे। अपना जो अगला टॉपिक है सोलर सिस्टम, सौर मंडल। अभी तक आपने जो पढ़ा है जियोग्राफी में, वो एक प्रकार से हर टीचर आपको नहीं पढ़ाता है, क्योंकि जो मेन टॉपिक स्टार्ट होता है जियोग्राफी का वो सोलर सिस्टम से ही स्टार्ट होता है। लेकिन हमने जो आपको 4-5 क्लासेज इससे पहले पढ़ाई हैं, समझाई हैं, वो भी एक प्रकार से आपको आगे समझने के लिए बहुत ही सहयोगी होंगी और उनको आप समझ भी चुके हैं। नॉर्मल सी जानकारी आपको उनकी हो चुकी है। तो इस वजह से अब हम आगे की क्लास सौरमंडल या सोलर सिस्टम, जो हमारा मेन टॉपिक है ज्योग्राफी का, वो स्टार्ट कर रहे हैं। और मेन जो स्टडी है ज्योग्राफी की वो यहीं से स्टार्ट होती है। तो इनको हम कायदे से विस्तृत रूप में एनालिसिस करते हुए आगे पढ़ते हुए समझते हुए चलेंगे। तो सौरमंडल हम स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। और जिन स्टूडेंट्स को हमारी सारी क्लासेज या जो पीछे के क्लासेज हैं अगर उनको अच्छी लग रही हैं और आगे की क्लासेज जो हम डालेंगे, जिनको सारी क्लासेज चाहिए हैं, वो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे सारी क्लासेज वो कर सकते हैं हमारे थ्रू इसमें। तो हम बात करते हैं सोलर सिस्टम की, सौर मंडल की। तो आप लोग को ये फिगर दिख रहा होगा, इसमें आपको सभी प्लैनेट्स और सन आपको दिख रहा है। यही हमारा सोलर सिस्टम है, यही हमारा सौर मंडल है। तो अब इसी को हम समझेंगे, पढ़ेंगे एक एक करके कि इसमें जो प्लैनेट्स हैं ये क्या हैं, ग्रह क्या हैं, उपग्रह क्या हैं, बौने ग्रह क्या हैं। तो एस्टेरॉइड्स, कॉमेट्स, मीटियोर्स, ये सभी हम समझेंगे इसमें। तो सबसे मेन चीज़ आपको जो ऊर्जा मिल रही है, आपको जो प्रकाश मिल रहा है, आप जहाँ भी अगर होंगे तो वहाँ पे आपको प्रकाश है। कुछ आपको अगर दिन है तो वहाँ पे आपको प्रकाश नज़र आ रहा होगा कि आपको प्रकाश दिख रहा होगा वहाँ पर। तो ये प्रकाश कहाँ से आता है? तो आप जाहिर सी बात है कॉमनली आप उत्तर देंगे तुरंत कि सन से आता है। आप धूप में खड़े हो जाइए तो आपको ऊर्जा मिलती है, एनर्जी मिलती है। तो वो एनर्जी कहाँ से आ रही है? वो भी सन से ही आ रही है। या फिर उसी एनर्जी से हम बहुत सारे जो है यूजेस अपने उसके करते हैं, सोलर प्लेट्स में, सोलर कुकर में वगैरह वगैरह बहुत सारी चीज़ें हैं जिनमें हम इस सोलर एनर्जी का प्रयोग करते हैं। तो वो एनर्जी प्लस जो प्रकाश है, जो लाइट है, वो आपको सूर्य से मिल रही है, सन से मिल रही है, ये आप कॉमनली जानते हैं। और उसके बाद जो प्लैनेट्स हैं इनके बारे में हमें पढ़ना है, उपग्रह के बारे में पढ़ना है। उपग्रह का जैसे कि मतलब ग्रहों के चारों जो चक्कर लगाते हैं उन्हें हम उपग्रह कहते हैं। जैसे पहले तो सूर्य है, तो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले जो एलिमेंट्स हैं और जो तत्व हैं वहाँ पर, उनको हम ग्रह कहते हैं। और जो ग्रहों के चारों ओर चक्कर लगाते हैं उनको हम उपग्रह कहते हैं। इसके बाद हम बौने ग्रह पढ़ेंगे जो डार्क प्लैनेट्स हैं। इसके बाद हम एस्टेरॉइड्स पढ़ेंगे, क्षुद्र ग्रह पढ़ेंगे जिन्हें कहते हैं, कॉमेट पढ़ेंगे जिन्हें हम धूमकेतु कहते हैं, मिटियोर्स पढ़ेंगे जिन्हें हम उल्कापिंड कहते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं अपने सौरमंडल से। तो हमारे सौरमंडल में कुल 8 ग्रह पाए जाते हैं, जिन्हें ग्रहों की श्रेणी में रखा गया है। वो 8 ग्रह हैं आपके यहाँ पर देखिए, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सेटर्न, यूरेनस और नेपच्यून। यहाँ पे प्लूटो हमारे जो है ये प्लैनेट की श्रेणी में नहीं आता है, इस वजह से हम प्लूटो को यहाँ पर काउंट नहीं कर रहे हैं। और प्लूटो को हम बताएंगे वो इसकी श्रेणी में क्यों नहीं आता है, वो बाद में हम अभी आपको बताएंगे। तो अभी हम इन 8 ग्रहों को जान लेते हैं, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सेटर्न, यूरेनस और नेपच्यून। तो इनके बारे में हम पहले समझ लेते हैं। इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन है एक, इसके द्वारा क्या कहा गया कि ग्रहों की श्रेणी में सिर्फ यही 8 ग्रह रखे जाएंगे। सौरमंडल सूर्य के गुरुत्वीय बल से युक्त एक ऐसा आबद्ध क्षेत्र है जिसमें ये ग्रह, उपग्रह, बौने ग्रह, क्षुद्र ग्रह आदि पाए जाते हैं। तो अब आप देख सकते हैं कि ये जो सन है, सन के पास क्या है, ये जो इसका गुरुत्वीय क्षेत्र है, मान लेते हैं कि यहाँ तक का इसका ये गुरुत्वीय क्षेत्र है। तो इसी में क्या है, ये सारे ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह, प्लैनेट्स, क्या कहते हैं, उल्कापिंड, मीटियोर्स, ये सभी पाए जाते हैं। इसका एक गुरुत्वीय क्षेत्र है, उसी के अंतर्गत ये सभी पाए जाते हैं। तो अब हम देखते हैं, इस सौरमंडल के गुरुत्वीय क्षेत्र के भीतर ग्रह एवं अन्य आकाशीय पिंड विभिन्न कक्षाओं में सूर्य की परिक्रमा करते रहते हैं। अभी परिक्रमा भी करते हैं, आप लोग इनको देख रहे होंगे। मरकरी की जो कक्षा है ये है, ये अपनी कक्षा में परिक्रमा सूर्य के चारों ओर करता रहता है। वीनस अपनी कक्षा में परिक्रमा कर रहा है।
अर्थ अपनी कक्षा में, और इसके बाद मार्स अपनी कक्षा में, जुपिटर अपनी कक्षा में, सैटर्न अपनी कक्षा में, यूरेनस और नेपच्यून। तो ये 8 ग्रह अपनी अपनी कक्षा में सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते रहते हैं। अब हम आगे देखते हैं इन 8 ग्रहों को, जो ये 8 ग्रह हैं, इनको हम 2 भागों में डिवाइड करते हैं। अब ये 2 भाग कौन से हैं, अब इनको हम देखते हैं। तो आप यहाँ पर ये फिगर देखिए। अब इसमें क्या है, ये 4 ग्रह आपको इनर साइड में दिखाई पड़ेंगे और ये 4 ग्रह, ये प्लैनेट्स आउटर साइड में दिखाई पड़ेंगे। इन्हें हम कहते हैं इनर प्लैनेट्स और इन्हें हम कहते हैं आउटर प्लैनेट्स, बाह्य ग्रह। ये इनर या आंतरिक ग्रह और ये बाह्य ग्रह। आंतरिक ग्रह में कौन कौन है, मरकरी है, वीनस है, अर्थ है, नेपच्यून, मार्स है, यानी कि बुध, शुक्र और पृथ्वी और हमारा ये मंगल, ये हमारे हो गए आंतरिक ग्रह। इसमें है जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, ये हो गए बाह्य ग्रह, इन्हें हम कहते हैं आउटर प्लैनेट्स। तो ये आप देख चुके हैं, जिसमें बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण, ये चारों हैं। तो ये बाह्य ग्रह। अब बाह्य और आंतरिक हम क्यों कहते हैं, क्योंकि जो सूर्य का गुरुत्वीय क्षेत्र है वो टोटल ये है, और इस क्षेत्र में जो सूर्य के सबसे करीब है यानी अंदर वाली साइड में है, यहाँ से अगर हम मान के चलें तो जो अंदर वाली साइड में है उन्हें हम कहते हैं इनर प्लैनेट्स, और बाहर वाले भाग में जो प्लैनेट्स हैं उन्हें हम कहते हैं आउटर प्लैनेट्स। और इनकी अलग अलग विशेषताएं हैं जिनके बारे में हम आपको आगे बताएंगे। तो अभी हम इनर और आउटर 2 प्रकार के वर्गीकरण इसमें कर सकते हैं। इनर में मरकरी, वीनस, अर्थ और मार्स हैं, आउटर में जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून। आगे देखते हैं हम। अब जो आउटर प्लैनेट्स हैं इनमें एक वर्गीकरण और है, इनमें हम फिर इसको 2 भागों में डिवाइड करते हैं। तो इसमें जो ये यूरेनस और नेपच्यून है, यहाँ पर सबसे ज़्यादा आइस पाई जाती है, बर्फ़ इसलिए क्योंकि सूर्य से बहुत दूर है और यहाँ पर टेम्परेचर कम होने के कारण यहाँ पे बर्फ़ की मात्रा इन प्लैनेट्स पर ज़्यादा पाई जाती है। जस्ट इसके बगल वाले जो 2 प्लैनेट्स हैं इनमें क्या है कि इनमें जो है गैसेज बहुत मात्रा में पाई जाती हैं, इनमें गैसेज पाई जाती हैं, ये जुपिटर और सैटर्न में। तो इनको 2 प्रकार से हम फिर डिवाइड कर सकते हैं। एक जो है 2 जो प्लैनेट्स हैं ये गैसेज वाले हैं, और जो 2 हैं वो आइस यानी बर्फ़ वाले हैं, हिमयुक्त हैं। जो ये दोनों हैं ये हिमयुक्त हैं और ये गैस युक्त हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए कि गैसीय ग्रह कौन से हैं, तो आप गैसीय ग्रह में बता सकते हैं कि जुपिटर और सैटर्न क्या हैं, गैसीय ग्रह हैं। और उसके बाद हिमयुक्त ग्रह पूछे तो आप बता सकते हैं यूरेनस और नेपच्यून। आगे चलते हैं हम। अब हम अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ के द्वारा जो IAU है, ग्रहों को परिभाषित करते हुए इनसे संबंधित निम्न स्थितियों का उल्लेख किया गया है। अब ये क्या कहते हैं कि ग्रह कौन होंगे, यानी ग्रह हैं कौन। जैसे अभी हमने बताया था आपसे कि जो प्लूटो है वह ग्रह नहीं है, वह प्लैनेट की श्रेणी में नहीं आता है। तो क्यों नहीं आता है, अब हम आपको ये बताते हैं। तो जो IAU है, ये जो संस्था है, ये क्या बताती है कि पहला जो क्राइटेरिया होना चाहिए ग्रह की श्रेणी में आने के लिए, इनका आकार इतना बड़ा होना चाहिए कि इनकी सतह पर स्वतंत्र रूप से तापीय नाभिकीय संलयन क्रिया संभव हो सके। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि आप फिर से एक बार सुन लीजिए, इनका आकार इतना बड़ा नहीं होना चाहिए। हमने आपको बताया था कि होना चाहिए, पर यहाँ पर नहीं होना चाहिए कि इनकी सतह पर स्वतंत्र रूप से तापीय नाभिकीय संलयन क्रिया संभव हो सके। क्यों नहीं होना चाहिए ये अब समझ लीजिए। पहला क्राइटेरिया है कि इनके सतह पर क्या है, स्वतंत्र रूप से तापीय नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अभी हमने पिछली क्लास में आपको पढ़ाया था कि अगर नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया होने लगेगी तो यह प्लेनेट नहीं रह जाएंगे, फिर ये क्या हो जाएंगे, स्टार बन जाएंगे, सूर्य बन जाएंगे, ये हमने आपको बताया था। तो अगर इनमें तापीय नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया नहीं हो रही है तो ही इनको हम क्या रखेंगे, प्लेनेट की श्रेणी में या ग्रहों की श्रेणी में रखेंगे, पहला क्राइटेरिया है। दूसरा क्राइटेरिया है, यह द्रव्यमान तथा आकार के आधार पर इतना बड़ा अवश्य होना चाहिए कि अपने द्वारा उत्पन्न गुरुत्वाकर्षण बल के प्रभाव से इसका आकार गोलाकार हो सके। दूसरा जो क्राइटेरिया है,
यह द्रव्यमान, इसका जो मास है तथा आकार, जिसका साइज है, इसके आधार पर इतना बड़ा अवश्य होना चाहिए कि अपने द्वारा जो उत्पन्न गुरुत्वाकर्षण बल का प्रभाव है, यानी इसमें भी क्या होगा, गुरुत्वाकर्षण का प्रभाव पाया जाएगा, इसकी वजह से यह गोलाकार हो सके। अगर गोलाकार होगा गुरुत्वाकर्षण प्रभाव कर, तभी उसको हम प्लेनेट की श्रेणी में रखेंगे। यह हो गया आपका दूसरा क्राइटेरिया। अब आगे देखते हैं जो तीसरा क्राइटेरिया है। ग्रह के लिए यह आवश्यक है कि यह निर्धारित कक्षा में ही सूर्य की परिक्रमा करे। हमने आपको बताया कि जो सारे प्लैनेट्स हैं, ये सभी प्लैनेट्स सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं। जैसे ये देख सकते हैं आप, सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं, घूम रहे हैं। तो ये भी इनके अंदर एक क्राइटेरिया होना चाहिए कि ये सभी क्या करें, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रहे हों और किसी अन्य आकाशीय पिंड या ग्रह की कक्षा में प्रवेश ना करें। यहाँ पर ये आपको ध्यान देना है कि जैसे अगर ये है, मान लीजिए अगर ये मरकरी है, इसका ये कक्षा है और अर्थ की कक्षा ये है, तो अगर अर्थ की कक्षा यहाँ से ओवरलैप करके इसकी कक्षा में पहुँच जाए तो इसका मतलब क्या है, अर्थ फिर प्लैनेट की श्रेणी में नहीं रह जाएगा। इसीलिए प्लैनेट की श्रेणी में होने के लिए अपनी अपनी कक्षा में उनको चक्कर लगाना अनिवार्य है, उनको किसी दूसरे के रूट पर ओवरलैप करते हुए नहीं चक्कर लगाना है। ये तीसरा क्राइटेरिया है। तीनों आप समझ लीजिएगा। और उसके बाद अब हम देखते हैं आगे। तो अब अगर हम प्लूटो की बात करें, अगर हमने यहाँ पर आपसे कहा था कि प्लूटो क्या है, प्लूटो ग्रह की श्रेणी में नहीं आता है, तो प्लूटो ग्रह की श्रेणी में नहीं आता है, इसमें वह दो क्राइटेरिया जो हैं वह फुलफिल नहीं कर पाता है। वो कौन कौन से हैं हम आपको बताते हैं। तो उसमें जो दूसरा क्राइटेरिया हमने आपको बताया था कि यह द्रव्यमान अथवा आकार के आधार पर इतना बड़ा अवश्य होना चाहिए कि अपने द्वारा उत्पन्न गुरुत्वाकर्षण बल के प्रभाव से इसका आकार गोलाकार हो सके। तो इसके अंदर जो प्लूटो है, इसके अंदर गुरुत्वाकर्षण बल का इतना प्रभाव नहीं है कि यह गोलाकार हो पाए, इसी वजह से इसको क्या कर दिया गया है, बाहर कर दिया गया है। और दूसरा जो क्राइटेरिया ये पूरा नहीं करता है वो यह है कि ग्रह के लिए आवश्यक होता है कि वह अपनी ही कक्षा में जो है परिक्रमा करे, किसी अन्य की आकाशीय पिंड की कक्षा में ओवरलैप ना करे। लेकिन प्लूटो क्या करता है, प्लूटो नेपच्यून यानी जो वरुण हमने बताया था उसकी कक्षा में जाके कभी कभी ओवरलैप कर जाता है। इस वजह से हम प्लूटो को ग्रह की श्रेणी से बाहर कर देते हैं। आगे बढ़ते हैं। सूर्य और उसकी चारों ओर परिक्रमा करने वाले ग्रहों और उपग्रहों आदि के समूह को सौरमंडल कहते हैं। जाहिर सी बात है, सामान्य सी बात है, इसमें ग्रहों, उनके उपग्रहों, पुच्छल तारों, कॉमेट्स जिन्हें हम कहते हैं, उल्काओं, मिटियोर्स जिसे कहते हैं, इत्यादि को शामिल किया जाता है। ये सभी शामिल होते हैं। यानी जो हमारा सोलर सिस्टम है इसमें सिर्फ सन और ये ग्रह ही नहीं पाए जाते हैं, बल्कि ये जो बीच में आपको ये दिख रहे हैं ना, ये एस्टेरॉइड्स, ये भी पाए जाते हैं, कॉमेट्स भी पाए जाते हैं, ठीक है, और मिटियोर्स भी पाए जाते हैं इसी सोलर सिस्टम के अंदर। अब हम आगे देखते हैं। सौरमंडल में सूर्य से बढ़ती दूरी के क्रम में कुल 8 ग्रह हैं। और अगर सौरमंडल की बात करें तो सूर्य से बढ़ती दूरी यानी दूरी के अकॉर्डिंग कितने ग्रह हैं, कुल 8 ग्रह हैं। पहला है बुध, फिर है शुक्र, फिर है पृथ्वी, फिर है मंगल, फिर है बृहस्पति, फिर है शनि, फिर है अरुण, फिर है वरुण। ये 8 ग्रह पाए जाते हैं। आकार के अवरोही क्रम में बृहस्पति, अगर आकार की बात करें तो सबसे बड़ा कौन सा है, आप इसको ध्यान से देखिएगा। आकार की बात करें तो सबसे बड़ा है बृहस्पति, और उसके बाद है शनि, फिर वरुण, फिर अरुण, फिर पृथ्वी, ये 5वें नंबर पर है, फिर है शुक्र, यहाँ पर इसको हम लिखेंगे 6वें नंबर पर, और फिर मंगल है 7वें नंबर पर, और बुध है 8वें नंबर पर। आप इसको चाहे तो स्क्रीनशॉट मार के रख लीजिएगा, क्योंकि इनके जो क्रम है आकार के अनुसार वो ये हैं, 1 2 3 4 जैसे हमने लिखा है वैसे वैसे घटते हुए आकार में ये पाए जाते हैं। सबसे बड़ा 1 नंबर यानी 1 नंबर का, और सबसे छोटा 8 नंबर का। तो ये हो गया। अब इसके आगे हम बढ़ते हैं। आकार के अनुसार आपने देख लिया, दूरी के अनुसार आपने देख लिया। इसमें बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल को आंतरिक ग्रह अथवा पार्थिव ग्रह कहा जाता है।
हमने आपको बताया था आंतरिक ग्रह किसे कहते हैं, जो सूर्य के पास में उसके करीब में 4 ग्रह पाए जाते हैं, इन्हें हम आंतरिक ग्रह कहते हैं और इन्हीं को हम पार्थिव ग्रह कहते हैं। ठीक, तो अब हम और इसके बाद क्या है, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण को बाह्य ग्रह या फिर इनको हम आउटर प्लैनेट्स की श्रेणी में रखते हैं। तो ये ग्रहों के बारे में आपने इतनी सामान्य सी जानकारी समझ ली है। अब हम बढ़ते हैं सूर्य की ओर। ये प्लैनेट्स हो गए और अब सूर्य की ओर बढ़ते हैं। सूर्य सौरमंडल के केंद्र में स्थित एक मध्यम आकार का तारा है। सूर्य क्या है, सौरमंडल के केंद्र में है, सबसे केंद्र में सूर्य है। इसी के चारों ओर क्या होते हैं, सभी जो आकाशीय पिंड हमारा चक्कर लगाते रहते हैं। तो इसको हम केंद्र में रखते हुए एक मध्यम आकार का तारा मानते हैं। इसका व्यास पृथ्वी का 109 गुना। अब जो ये हमारी अर्थ है, ये अर्थ, इसका जो व्यास है, अगर अर्थ की व्यास की बात करें तो अर्थ के व्यास के 109 गुना अधिक व्यास का है हमारा सूर्य। ठीक, एवं द्रव्यमान पृथ्वी का 3.3 लाख गुना, यानी पृथ्वी का जो द्रव्यमान है इससे 3.3 लाख गुना ज़्यादा इसका द्रव्यमान है। किसका, सन का। दो चीज़ें आपने देख ली। अब इसके बाद देखते हैं, यानी पृथ्वी से 109 गुना बड़ा है, आकार में बड़ा है सूर्य, और 3.3 लाख जो है ये क्या है, गुना अधिक इसका द्रव्यमान है सन का पृथ्वी से। ये हम कंपेयर कर रहे हैं पृथ्वी के सापेक्ष में। ठीक है, और इसके बाद हमारा सूर्य सौर मंडल के 99.86%, 99.86% द्रव्यमान को समाहित किए हुए है। हमारा जो सूर्य है, हमारा जो सन है, ये जो हमारा सन है, ये क्या है, पूरे सौरमंडल, ये जितना भी सौरमंडल पूरा पाया जाता है, इसका जो है 99.86% जो द्रव्यमान है वह टोटल सूर्य का है। अभी आप सोच सकते हैं कि 0.14 या फिर हम जो भी समझ सकें यहाँ पर 0.14 समथिंग जो द्रव्यमान है सिर्फ मात्र ही इतना, बाकी अन्य ग्रहों, उपग्रहों, क्षुद्र ग्रहों, इन सब का है। यानी सबसे ज़्यादा और पूरा एक प्रकार से लगभग 100% ही मान के चलेंगे, थोड़ी सी मात्रा में बाकी सारे ग्रह हैं, बाकी सारा द्रव्यमान किसका है, सूर्य का है, बहुत बड़ी मात्रा में। आगे देखते हैं, इसके रासायनिक संगठन में 71% हाइड्रोजन। अब यहाँ पे जो हाइड्रोजन है वह कितना पाई जाती है, 71%। कहाँ पर, सूर्य की बात हो रही है। 26% हीलियम पाया जाता है। हीलियम कितना पाया जाता है, 26.5%। ये हीलियम हो गया। अब हम आगे देखते हैं, इसके बाद क्या है कि और हीलियम के बाद यहाँ पर अन्य गैस 2.5% है। अब अन्य गैस में हम बात करें अगर तो 2.5% है। आप देख सकते हैं अन्य जो गैसेज हैं वह 2.5% है। और सूर्य के अपने अक्ष पर घूर्णन की अवधि 25 दिन 9 घंटा और 7 मिनट है। अब सूर्य यहाँ पर जो एक चीज़ है आप समझ लीजिएगा, अगर आपके अंदर ये कॉमन सेंस बना होगा कि सूर्य अपने अक्ष पर घूर्णन नहीं करता है, तो सूर्य भी आप ये जान लीजिएगा कि अपने अक्ष पर, अपनी एक्सिस पर घूर्णन करता रहता है। और वह घूर्णन की अवधि क्या है, 25 दिन 9 घंटा और 7 मिनट। सूर्य के अपने अक्ष पर की बात हम कर रहे हैं, यहाँ पर ये समझ के रखिएगा, अपने अक्ष पर। यानी अगर ये हम सूर्य बना रहे हैं तो सूर्य अपने अक्ष पर क्या है, रोटेट कर रहा है, और 25 दिन 9 घंटा और 7 मिनट इसको लगते हैं, तथा यह लगभग 250 मिलियन वर्ष में, कितने समय में, 250 मिलियन वर्ष में आकाशगंगा के केंद्र की परिक्रमा करता है। अब यहाँ पर ये बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्ट है, आप ये समझ लीजिएगा कि हमने आपको आकाशगंगा बताई थी, समझाया था कि आकाशगंगा अगर ये मान के चलते हैं है, तो इसके चारों ओर हमारा जो ये सूर्य है ये क्या करता है, चक्कर लगाता रहता है। सूर्य भी चक्कर लगाता है, परिक्रमा करता है। किसकी करता है, यह करता है गैलेक्सी के, ठीक, आकाश गंगा के चारों ओर।
हमारी आकाशगंगा कौन सी थी, हमने आपको बताया था मिल्की वे, दुग्ध मेखला हमारी आकाशगंगा का नाम था। और इसी आकाशगंगा के चारों ओर ये जो सन है हमारा, ये चक्कर लगाता रहता है। अब यहाँ पे कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि हमारा जो सन चक्कर लगा रहा मान लीजिए यहाँ पर, तो इसी के चारों ओर इसके 9 जो ग्रह हैं वो भी साथ में चक्कर लगाते रहते हैं। और सूर्य टोटल अपने पूरे सौरमंडल को लेकर के गैलेक्सी के चारों ओर चक्कर लगाता रहता है। इसकी गति 250 किलोमीटर पर सेकंड है। जो अगर गति की बात करें, स्पीड की बात करें, तो 250 किलोमीटर एक सेकंड में, मतलब हमने अगर कहा 1, तो इसका मतलब है कि 250 किलोमीटर सूर्य हमारा आगे चला गया। तो इतनी तेज़ गति से हमारा सूर्य चक्कर लगा रहा है। लेकिन अब वही हाल है कि यहाँ पे हमें समझ में फिर नहीं आएगा कि जब सूर्य चक्कर लगा रहा है तो हमको पता क्यों नहीं चलता। जैसे आपको हमने एक वीडियो में समझाया था कि अगर कुछ लोग ये समझते हैं कि अगर अर्थ घूम रही है तो हमें पता क्यों नहीं चलता, तो हमने समझाया था। उसी तरह से अगर सूर्य भी घूम रहा है तो अब ये दिमाग में मत लाइएगा कि हमें पता क्यों नहीं चलता, क्योंकि सूर्य बहुत बड़ा एक प्रकार से पिंड है। और हम अगर वो चक्कर लगा रहा है जो साथ में पूरी अर्थ, पूरे सोलर सिस्टम, हम तो इसमें कुछ भी नहीं है, एक छोटा सा तिनका मात्र होंगे, तो अगर चक्कर लगा रहा है तो हमें पता नहीं चलेगा, इतना बड़ा आकाशीय पिंड है। इसके तल का तापमान 6000 डिग्री सेल्सियस होता है, किसके, सूर्य के। एवं इसके कोर का तापमान 1,50,00,000 डिग्री सेल्सियस अनुमानित है। अब इसके तल का तापमान, उसकी जो सतह है उसका तापमान 6000 डिग्री सेल्सियस है। और इसके कोर का तापमान, जो उसका बाहर का भाग है यहाँ का, इसका तापमान कितना है, 1,50,00,000 डिग्री सेल्सियस। इस तापमान को बनाए रखने के लिए सूर्य प्रति सेकंड 4 मिलियन टन हाइड्रोजन का उपभोग करता है। यानी सूर्य को एक सेकंड में 4 मिलियन टन हाइड्रोजन की आवश्यकता पड़ती है। तो आप सोच सकते हैं कितनी तेजी से वह हाइड्रोजन को सनलाइट कर रहा है, एक प्रकार से उसका उपभोग कर रहा है। सूर्य के हाइड्रोजन समाप्त होने में 5 बिलियन वर्ष लगेंगे। यानी इतना हाइड्रोजन भी उसके पास है कि उसके समाप्त होने में 5 बिलियन वर्ष लगेंगे, 5 बिलियन ईयर्स लगेंगे टोटल। तो आपको हमने समझाया था कि सूर्य बनते भी हैं और सूर्य बिगड़ते भी हैं, यानी उसका ओरिजिन भी हुआ है और उसकी समाप्ति भी होगी। तो इससे यहाँ पे ये कन्फर्म हो जाता है कि 5 बिलियन वर्ष अभी और रहेगा सूर्य। 5 बिलियन बहुत होता है, यहाँ पर चिंता करने की कोई बात नहीं है आप सभी को। सूर्य के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण पृथ्वी सहित सौरमंडल के अन्य ग्रह परिक्रमा करते हैं। सूर्य के जो गुरुत्वाकर्षण बल है उसके कारण पृथ्वी सहित सौरमंडल के अन्य 8 ग्रह परिक्रमा करते हैं। सूर्य निरंतर दृश्य प्रकाश, अदृश्य और रक्त किरणें, पराबैंगनी किरणें, एक्स किरण, गामा किरण, रेडियो तरंगे एवं प्लाज्मा के रूप में ऊर्जा का उत्सर्जन करता रहता है। ये आप समझ लीजिएगा। आंतरिक संरचना की दृष्टि अगर बात करें तो इसे 6 भागों में वर्गीकृत किया जा सकता है। इसके आंतरिक भाग को कोर कहते हैं। अब हम यहाँ पर सूर्य की बात कर रहे हैं। इसके चारों ओर की भीतरी परत को विकिरण मेखला कहते हैं। इसके हम किसको, आंतरिक भाग को कोर कहते हैं। यानी आंतरिक भाग हम आपको बता देते हैं, ये मान लीजिए आंतरिक भाग की बात करें तो ये सन हो गया आपका। तो इसके कोर पार्ट, यानी ये वाला जो पार्ट है, इस पार्ट की हम बात कर रहे हैं। इसके आंतरिक भाग को हम कोर कहते हैं। इसके चारों ओर की भीतरी परत को हम विकिरण मेखला, यानी ये जो पार्ट है इसको हम क्या कहते हैं, विकिरण मेखला कहते हैं। अब इसके बाद हम देखते हैं बाह्य परत को संवहनीय मेखला कहते हैं। यानी इसके बाहर भी एक परत होती है जिसे हम संवहनीय मेखला कहते हैं, ये वाली परत। तल को प्रकाश मंडल, फोटोस्फेयर एवं इसके बाह्य भाग को क्रोमोस्फेयर कहते हैं तथा सबसे बाह्य क्षेत्र को कोरोना कहते हैं। यहाँ पर जो बीमारी इस समय चल रही महामारी, उस कोरोना की बात नहीं हो रही है, कंफ्यूज मत होइएगा। ये सूर्य है। अभी हमने कहा था कोर, यानी जो इसका सबसे अंदर वाला पार्ट था उसको हमने समझा था। कोर के बाद हमने बताया था आपको कि इसके जो आंतरिक भाग को कोर के बाद चारों ओर की भीतरी परत को विकिरण मेखला हमने कहा था, और उसके सबसे बाहर वाली परत को क्या कहा था, सबसे बाहर वाली परत को हमने संवहनीय मेखला कहा था। अब इसके बाद देखते हैं कि जो फिर से इसको हम डिफाइन करेंगे, जो तल है उसको हम क्या कहते हैं, प्रकाश मंडल कहते हैं, प्रकाश मंडल। इसके बाद जो इसके बाहर वाला भाग है इसको क्या कहते हैं, क्रोमोस्फीयर कहते हैं, इसको हम क्रोमोस्फीयर कहते हैं। इसके बाद सबसे बाहर जो भाग है ये वाला, जिसे हम संवहनीय मेखला हमने कहा था, इसे कहते हैं कोरोना। ये सूरज का या सन का एक
भाग है कोरोना। तो यहाँ पर आप इसको समझ सकते हैं। सौरमंडल को तरंग दैर्ध्य और आवृत्ति के आधार पर निम्नलिखित तरंगों में वर्गीकृत किया जा सकता है। हम बता रहे हैं आपको कौन कौन से हैं। सौर विकिरण को, जो सौर सूर्य से ऊर्जा विकिरित हो रही है, उसको हम तरंग दैर्ध्य और आवृत्ति के आधार पर निम्नलिखित तरंगों में वर्गीकृत कर सकते हैं। तो इसको हम देखते हैं। तो पहली है रेडियो वेव, दूसरी है माइक्रोवेव, तीसरी है इंफ्रारेड वेव, चौथी है विजुअल स्पेक्ट्रा, उसके बाद अल्ट्रावायलेट रेज, फिर है एक्स रेज, फिर गामा रेज। ये 7 जो हैं किरणें हैं, सौर विकिरण है इसका, जिसमें ये सातों जो हैं एक प्रकार से विकिरण को हम परिभाषित करते हैं। पहला रेडियो वेव, फिर माइक्रोवेव, इंफ्रारेड वेव, विजुअल स्पेक्ट्रा, अल्ट्रावायलेट रेज, एक्स रेज, गामा रेज। तरंगों की जो ये सर्वाधिक तरंग दैर्ध्य इसमें पाई जाती है वो रेडियो वेव की पाई जाती है, यानी जो सबसे पहले नंबर पर है। और जो सबसे ज़्यादा आवृत्ति यानी सर्वाधिक आवृत्ति वाली जो किरण है उसे हम गामा रे कहते हैं, जो सबसे लास्ट में 7वें नंबर पर है। तो तरंग दैर्ध्य सबसे ज़्यादा रेडियो वेव की और सबसे अधिक जो आवृत्ति है वो गामा रेज की। अब हम सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक 8 मिनट 18 सेकंड में पहुंचते हुए पढ़ते आए हैं कि सूर्य का जो प्रकाश है पृथ्वी पर कितने समय पहुंचता है, 8 मिनट और 18 सेकंड में। प्रकाश की गति 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड है। ठीक, यह 3 × 10⁸ का मतलब हो 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड इसकी जो गति है प्रकाश की वह पाई जाती है। इसकी सूर्य की बात हो रही है। सूर्य का जीवन काल, समय कितना लगता है सूर्य की जो रोशनी है उसको पृथ्वी तक पहुंचने में, 8 मिनट 18 सेकंड। ये कॉमन सी चीज़ है, आप लोग बचपन से पढ़ते आए हैं। सूर्य का जीवन काल 10 बिलियन वर्ष है। अभी हमने आपको बताया था कि सूर्य का जो आयु अभी बची हुई है ना, वो जो उसमें हाइड्रोजन उसमें जो बचा है अभी वह चलेगा कम से कम 5 बिलियन वर्ष। इसका मतलब सूर्य की आयु टोटल कितनी है, 10 बिलियन वर्ष। तो 5 बिलियन वर्ष बचा है, इसका मतलब ये हो कि 5 बिलियन वर्ष उसका समय पूरा हो चुका है। सौर विकिरण के अंतर्गत आने वाली विभिन्न तरंगों में दृश्य प्रकाश, विजुअल स्पेक्ट्रा ही मनुष्य देख सकते हैं। यानी सूर्य से जो किरणें आ रही हैं उनसे हम सिर्फ एक ही किरण को देख सकते हैं, जो विजुअल स्पेक्ट्रा, जिसे हम धूप के रूप में रोज देखते हैं। यानी सूर्य जो है उससे कितनी प्रकार की किरणें आ रही हैं, 7 प्रकार की। 7 प्रकार की आ रही, लेकिन इसमें हम किसको देख पा रहे हैं, मात्र विजुअल स्पेक्ट्रा, विजुअल स्पेक्ट्रा को ही देख पा रहे हैं, जिसे हम धूप के रूप में देखते हैं। बाकी जो किरणें हैं उनको हम नहीं देख पाते हैं। इस दृश्य प्रकाश को तरंग दैर्ध्य आवृत्ति के आधार पर प्रिज्म विश्लेषण द्वारा निम्न रूप से वर्गीकृत करते हैं। प्रिज्म से अगर हम इनको वर्गीकृत करें तो इसके अंतर्गत विबग्योर, आपने बचपन में ही पढ़ा होगा विबग्योर, इसे आपने फिजिक्स में भी पढ़ा होगा विबग्योर। अब यहाँ पे ये जो वर्ड्स हैं ये किसके लिए प्रयोग किए गए हैं ये आप समझ रहे होंगे, या फिर हम एक बार बता देते हैं। वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड, ये इनके लिए प्रयुक्त हुए हैं। तो आवृत्ति के आधार पर प्रिज्म विश्लेषण द्वारा निम्न रूप से वर्गीकृत करते हैं। इसके अंतर्गत विबग्योर यानी जो हमने बता दिया, वायलेट बैंगनी, इंडिगो जामुनी, ब्लू नीला, ग्रीन हरा, येलो पीला, ऑरेंज नारंगी, रेड लाल, इस प्रकार से इसको हम वर्गीकृत करते हैं। तो ये हो गई सन की बातें और उसके सोलर सिस्टम की बातें। अब हमने जो आपको समझाया है इसमें कि ये जो आपने देखा है ये प्लैनेट्स, इनर प्लैनेट्स और आउटर प्लैनेट्स, अब इनको एक एक करके हम समझेंगे, एक एक करके। पहले बुध, फिर शुक्र, फिर अर्थ, फिर मंगल, इस प्रकार से। और ये हम अब समझेंगे नेक्स्ट क्लास में, जिसमें हर एक प्लेनेट को हम एक एक करके डिफाइन करते हुए उनकी विशेषताओं का एनालिसिस करते हुए चलेंगे और आप लोगों को समझाएंगे और सरल भाषा में कोशिश करेंगे। तो अब हम नेक्स्ट क्लासेज में मिलते हैं।